नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो पाठ्य पुस्तक हैं, तो उसका पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो सभी मित्रों को हमारे चैनल पर स्वागत है सभी मित्रों का। मित्रों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि पिछले 2 महीनों से विद्यालयों के अंदर छुट्टी है और उससे बालकों की पढ़ाई बाधित हुई है। तो इसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमने घर बैठे विद्यार्थी शिक्षा को किस प्रकार ग्रहण कर सके और जो सतत शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार जारी रख सके। और मित्रों, अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि विद्यालय शुरू कब होंगे, इसके बारे में अभी तक कुछ कहना सार्थक नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो मित्रों, आज अपन शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 उन विद्यार्थियों के लिए जो घर पर बैठकर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना पढ़ाई जारी रख सके। तो इसमें सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, इसको 3 भागों में बांटा गया: भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान। तो आज हम भाग 1 का जो भूगोल का पार्ट है, उसका पहला अध्याय है, उसको अपन पढ़ेंगे। मित्रों, अध्याय 1 हमारा भारत। तो इसमें अपन भारत देश के बारे में क्या क्या जानकारी है हमारे देश के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। हमारे देश भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। वैसे आपको जानकारी होगी कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। उसमें हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के अंदर अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा हमारे देश भारत को क्यों दी गई, हमारे देश भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। देखो मित्रों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। एशिया महाद्वीप है, उसमें हमारा देश भारत है, वो कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से एक अलग भौगोलिक, मतलब जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, वो एशिया महाद्वीप के अंदर एक अलग ही प्रदेश के रूप में नजर आता है। ठीक है, हमारा देश भारत। जैसा कि मित्रों, दिशाएं कितनी होती है? मुख्य 4 दिशाएं होती है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमारा देश भारत है जो एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में है? तो वो दक्षिण दिशा में हमारा देश भारत स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तर पश्चिम में, और जहां से उत्तर पूर्व तक के हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है। और उत्तर पूर्व में अराकामा योमा की पहाड़ियां, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती हैं। दक्षिण भारत
एक प्रायद्वीपीय विस्तार है जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद सागर है। और दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद और दुर्गम्य होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो उपमहाद्वीप कहलाता है। तो मित्रों, अपन ने समझा कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई। तो देखो साथियों कि हमारा देश भारत है, एक तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और वो एक स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है, दिखाई देता है। क्योंकि हमारा देश भारत है, इसके उत्तर पश्चिम में कीर्तन, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। कीर्तन, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। और जहाँ उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, और उत्तर पूर्व में अराकामा योमा की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम में म्यांमार देश है, बर्मा, जो बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय मिल जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत देश है, इनके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय हैं, बंगाल की खाड़ी है और विशाल ये जो अलग अलग पहाड़ियाँ, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियाँ, दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं जो शेष एशिया महाद्वीप है उनसे भारत देश को ये अलग करती है। और दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय विस्तार है। दक्षिण भारत कैसा एक प्रायद्वीपीय विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा कैसी है भाई, अभेद है। अभेद का मतलब जिसको भेद नहीं सकते हैं, जिसको भेद नहीं सकते हैं। और दुर्गम, दूरग्रम, मतलब जहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, वहाँ पर जाना खतरों से भरा हुआ होता है, आसानी से हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। वहाँ के रास्ते इतने जटिल हैं कि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। दुर्गम, दुर्गम मतलब दुर्गम में। आगे देखते हैं, तो दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि भारत जो एशिया महाद्वीप से अपने आप को एक भौगोलिक विशेषताओं के कारण, सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक अपने क्षेत्र को एक अलग नजर आता है। तो जो सुलेमान, कीर्तर, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, इन तमाम जो भौगोलिक विशेषता हैं जिनके कारण हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं उनसे अपने आप को क्या कर रहा है, अलग पहचान बता रहा है। और इस प्रदेश की हर दिशा कैसी है, अभेद है, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता। और जो रास्ते हैं वो दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब अपन भाई समझेंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किस क्षेत्र को कहा जाता है, अ, उनके किस किस विशेषताओं का होना जरूरी है, तो अपन आगे ध्यान देंगे। ऐसा सतर्क भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा होना चाहिए। जैसे ये अपना देश, मित्रों आपको मैं बता रहा हूँ, भारत है
और ये भारत है, और इसके चारों ओर क्या होना चाहिए, जल राशि, जल का मतलब पानी, चारों ओर पानी से ये क्षेत्र घिरा होना चाहिए। चारों ओर क्या होना चाहिए भाई, पानी होना चाहिए। तो ऐसा सतत विस्तृत भूभाग, भू का मतलब जमीन, जमीन का भाग जो प्राय चारों ओर से विशाल पानी से घिरा हो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में एक ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उसको अपन कहेंगे उपमहाद्वीप। उनको किसकी संज्ञा देंगे, उपमहाद्वीप कहलाता है। तो आपको विशेष तौर से इसमें ये ध्यान रखना है कि महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, उसको अपन महाद्वीप कहते हैं या कहा जाता है। और जबकि महाद्वीप में स्थित एक ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, इन विशेषताओं से अपने आप में परिपूर्ण हो, पूर्ण हो, तो वो उपमहाद्वीप कहलाता है। और भारत देश को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की अपन पहचान कीजिए। अब देखो मित्रों, ये आपको लाइन दिख रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो भारतीय उपमहाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है। और अपन ने पढ़ा था कि भाई एशिया महाद्वीप के भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण में। तो देखो भारत के जो पश्चिम दिशा है उसमें क्या है, अरब सागर है। जबकि पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और जबकि दक्षिण में यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। और इधर मित्रों देखो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। जबकि ये उत्तर से लगाकर पूर्व तक क्या है, ये हिमालय है। क्या है भाई, यहाँ पर हिमालय। तो कहने का मतलब है कि ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है, ये एशिया महाद्वीप से भारत को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। एशिया महाद्वीप से भारत को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और इसकी विशेषता जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर हिमालय है, इधर हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रकार अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण अपन के देश भारत को क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। आगे उपयुक्त उपयुक्त विषय मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। और इसका भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। कैसा प्रदेश कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। आगे उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला कौन सी दिशा में, उत्तर में। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। जो उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो चोटियां हैं, वो हमारे देश भारत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें बारिश कराने में सहायक है। वर्षा का मतलब बारिश कराने में सहायक है, मतलब वो सहयोग करती है बारिश होने में। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। साइबेरियन से जो ठंडी हवा आती है, उन हवाओं को हिमालय जो है वो रोकता है, और इससे अपने की हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप विस्तृत मरुस्थल होता है। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हिमालय नहीं होता, और जो हिंदू कुश पर्वत की जो श्रृंखलाएं नहीं होती, अगर इनकी अनुपस्थिति, अनु का मतलब नहीं और उपस्थिति का मतलब उपस्थित नहीं होना, अनुपस्थिति, अगर ये नहीं होते
तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। मरुस्थल का मतलब रेतीले ढोरे होते, वहां पर रेत रेत होते, तो क्या होता, मरुस्थल होता। जैसे अपने राजस्थान के अंदर पश्चिम में जो बाड़मेर, जैसलमेर, जो बीकानेर और गंगानगर का इलाका है, जो मरुस्थल है, जो ये पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ है, वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ रेतीले ढोरे ढोरे हैं। तो ऐसी परिकल्पना की गई है कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय और ये हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो हमारा जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है ये कैसा होता, विस्तृत मरुस्थल से भरा होता। इन्हीं पर्वतों से निकली नित्यवादी नदियां, नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना, विस्तृत मतलब बहुत बड़े भाग में, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यता का विकास हुआ है। देखो मित्रों, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ये हिमालय है और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, हिमालय और हिंदुकुश जो पर्वत श्रृंखला है, तो देखो जब पर्वत होंगे, बारिश होगी, बरसात होती है, तो ये नदियाँ ज़्यादातर पर्वतों से ही निकलती है। तो बारिश होगी तो पर्वतों के ऊपर पानी गिरेगा, चोटियों के ऊपर, ऊंची चोटियों से, और वहां से पानी नीचे तेज बहाव के साथ जब नीचे आएगा तो वो किसका रूप ले लेगा, नदियों का रूप ले लेगा। और नदियां अपने पानी को तेज बहाव के साथ जब मैदान में आएगी तो वो क्या बनाएगी, मैदानों की रचना होगी। तो ये जो गंगा है, जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, जो ये नदियां निकलती है इन पर्वतों से, तो इन नदियों ने विस्तृत मैदानों की रचना की। अब मुझे बताओ, जहाँ मैदान होंगे, जहाँ पानी होगा, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर क्या होगा, तो सभ्यता, सभ्यताओं का मतलब होता है भाई वहां पर लोगों का रहना शुरू होता है, क्योंकि वहां पर पानी होगा तो वहां जमीन उपजाऊ होगी, जमीन उपजाऊ होगी तो वहां पर खेती की जाएगी, और खेती करेंगे तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां पर रहना शुरू हुए, स्थायी रूप से रहना उन्होंने शुरू किया, और साथ साथ में उन्होंने खेती करना शुरू किया, और पशु पक्षियों को भी उन्होंने साथ में रखना शुरू किया। तो इस प्रकार से ये मतलब सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे अपन ने पढ़ा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, तो इस प्रकार की मतलब सभ्यताओं का विकास हुआ है। और ज्यादातर सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही हुआ है। आगे देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में उसी पर्वत श्रृंखला के बीच एक कई संकरी घाटियां या दरें मौजूद हैं। इन्हीं दरों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम है और उत्तर पूर्वी भाग है, वहां पर क्या है, उससे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां हैं, मतलब घाटियां हैं, मतलब कहीं पर तो घाटियां का मतलब है भाई दोनों दिशा में पहाड़ है और बीच में मतलब संकरी गलियां होती है, रास्ता होता है, रास्ते होते हैं। तो उन संकरे रास्तों या दरें मौजूद है। इन्हीं दरों के रास्ते से विभिन्न कालों में, विभिन्न काल का मतलब समय, मतलब विभिन्न समय में विदेशी मानव अपने भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे, अपने देश भारत के अंदर आए। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दरें हैं। कौन सी दरें प्रमुख है, खैबर व बोलन प्रमुख दरें। उत्तर में स्थित दरों से तिब्बत के रास्ते खुले हैं। कौन सी उत्तर में जो दरें उपस्थित हैं उनसे कौन किसके रास्ते खुले हैं, तिब्बत देश के रास्ते खुले हैं। पूर्वोत्तर के दरों द्वारा म्यांमार, पूर्वोत्तर दरों के द्वारा म्यांमार के सियान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के उपमहाद्वीप में विभिन्न दरें हैं तो या घाटियां हैं, उनके माध्यम से जो विदेशी लोग हैं वो अपने महाद्वीप के उपमहाद्वीप के अंदर, भारत के अंदर आए, और अन्य क्षेत्रों में फिर धीरे धीरे
वो फैल गया। तो आपसे पूछ ले जाए कि तिब्बत के रास्ते कौन सी दिशा में खुले, तो उत्तर में स्थित है, और पूर्वोत्तर में क्या है, म्यांमार के सियान पटास से। ठीक है, अब आगे देखो, अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। अलग अलग समय में मतलब जो विभिन्न मानव समुदाय है, वे संस्कृति के लोग हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। कहने का मतलब है कुछ लोग तो जो पहले लोग बचे हुए हैं, रह रहे थे, तो उनके साथ क्या है, वहां पर रहना शुरू कर दिया, उनकी भाषा सीख गए, उनकी जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, उनके अनुसार अपने आप को वातावरण के साथ क्या कर दिया, डाल दिया। मतलब कहने का मतलब है समायोजन कर दिया। लेकिन कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी, तो कुछ लोग अलग से रहने लगे, वो अपने ऐसा अलग रीति रिवाज, अलग रहन सहन, उनका ढंग अलग था। अलग अलग संस्कृतियाँ, बोलियाँ, धार्मिक विश्वास, वो काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों विकास के साथ साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। कहने का मतलब है कि हमारे देश भारत के अंदर कई मानव समुदाय के लोग विभिन्न संस्कृतियों के यहाँ पर आए और स्थायी रूप से यहाँ पर बस गए। और हमारे देश भारत के अंदर अलग अलग संस्कृति है, मतलब अलग अलग संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोग हैं, अलग अलग बोलियां हैं। कहने का मतलब है कि मारवाड़ के अंदर कहावत है कि 10 कोस में बोली बदले, मतलब 10 जो किलोमीटर है, वहाँ 10 किलोमीटर में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। धार्मिक विश्वास, मतलब अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, और लोगों का काम करने के तरीके भी क्या है, अलग अलग है। तो इनका प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा, और इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विकास के साथ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना। मतलब अनेकता मतलब अलग अलग, अनेकता मतलब अनेक में एकता। ठीक है, बना, और वही प्रभावशाली सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। मतलब सबको एक समान और एक सूत्र में बांधने का जो काम भी किया, किसने किया, ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धार्मिक विश्वास, अलग अलग बोलियां ने। तो मित्रों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, और मित्रों आगे से आगे अपने साथी और मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य के माध्यम से आगे इस वीडियो को शेयर करना। और अगला अध्याय अपन कल पढ़ेंगे, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। इसके बारे में अपन कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दें, और इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी हमें ज़रूर आप बताएं। मित्रों, धन्यवाद। मैं आपका साथी दानाराम थोरी। जय हिंद, वंदे मातरम।